एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम 2047 के भारत की बात करते हैं तो यकीनन वो एक विकसित राष्ट्र होगा। इस संकल्प के साथ पूरा देश हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन इतिहास के झरोखे से खुद हमने अपने लिए क्या निकाला है? इतिहास के क्या पुनर्व्याख्या की कोशिश की जा रही है? क्या एक राष्ट्रवादी इतिहासकार अब इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं? वैसे अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में अगर 2047 की व्याख्या करने की कोशिश करें, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर कड़कड़ में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। अटल जी ने यह भी कहा था कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। लेकिन क्या जब ज्ञान की बात होती है तो विचारधारा के स्तर पर हमारे जो विद्वान हैं वो बढ़ जाते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। विक्रम संपत जी, बहुत शुक्रिया एबीपी नेटवर्क के इस मंच पर आने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद चित्रा जी। सेशन का शीर्षक है इंडिया 2047 और किसी भी मैच के ओपनिंग बैट्समैन पे बहुत दबाव रहता है कि बहुत सारे रन्स पहले से बना लें, स्पेशली जब लास्ट बैट्समैन इज द स्टार ऑफ द मैच। तो और बहुत अच्छा लगा कि दो द टॉपिक इज इंडिया 2047, हम अगर गाड़ी भी चला रहे होते हैं तो रेयर विंडो में हमें देखते रहना चाहिए। हमेशा वहीं पे अगर नजर टिकी रहे तो एक्सीडेंट हो जाएगी, पर थोड़ा तो रेयर विंडो पे नजर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्छी तरह से गाड़ी आगे जाने के लिए। तो आई थिंक एक राष्ट्र के सफर में जब हम भविष्य की बात करते हैं तो अतीत को जाने बिना हम कहां से आए, हम कहां तक पहुंचे, हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं जिनके लिए हम एक लेजिटिमेट तौर पे गर्व कर सके अपने अपनों पे और अपने पूर्वजों पे, और हमने ऐसी कौन सी घातक गलतियां की जिसका बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ी और जिसको हमें कभी दोबारा इसको दोहराना नहीं चाहिए। आई थिंक ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है इतिहास ही हमें दे सकता है। और इतिहास पे जिसने कब्जा किया है, ये हमारे उपनिवेशी जो शासक थे वो बहुत अच्छी तरह से इसको जान गए थे कि इतिहास पे जिसका कब्जा होता है वही भविष्य और वर्तमान और भविष्य दोनों पे भी आधिपत्य स्थापित करता है। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि ही हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी समुदाय जन समूह को अगर आपको परास्त करना है या उनको नष्ट करना है तो एक बहुत ही सटीक और सही उपाय यही होगा कि उन्हें अपने ही इतिहास से उनको वंचित किया जाए या उसको विकृत तरीके से दिखाया जाए। और ये हमारे कॉलोनियल मास्टर्स जो ब्रिटिश थे वो जान गए थे, और इसीलिए और दुर्भाग्यवश से स्वतंत्रता के बाद भी जो एक सुनहरा एक अवसर मिला था इन सारे विकृतियों को दूर करने का, वो हम कहीं गंवा चुके। और इसीलिए जो मूलभूत प्रश्न है अबाउट आइडेंटिटी, हम कहाँ से आए हैं, हमारे उपलब्धियां, इन सब चीजों के बारे में जो विकृतियां आ गई हैं, उससे एक तरह से मुझे लगता है कुंठित मानसिकता देश में, द नेशनल कैरेक्टर जो हम कह सकते हैं, उसमें जो कमी आई है वो इसी कारण आई है। और अगर हम आगे का सफर अच्छे से तय करना चाहेंगे तो इसको सुधारना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है, क्या इतिहास को बदला जा सकता है? पुनर्लेखन क्या आप लोगों की ओर से किया जा रहा है और क्या वास्तव में इस तरह की परिस्थितियां हैं जिसको किए जाने की जरूरत है? आपके ऊपर ढेरों आरोप हैं, उन तमाम आरोपों पर मैं आऊंगी क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहासकार, देखिए आजकल राष्ट्रवाद हर जगह चल रहा है, तो राष्ट्रवादी इतिहासकार के तौर पर आपकी पहचान आजकल बहुत हो रही है, आप देश में बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में चूंकि पाकिस्तान को लेकर भारत के बहुत सारे कंसर्न हैं और जब भी हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान का जिक्र अलग अलग रूपों में आता है। मौजूदा जो स्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं? हमने इतिहास में वो कौन कौन सी गलतियां की कि आज हम पाकिस्तान के साथ इस जगह पर खड़े हुए हैं जो बार बार हमें परेशान करता है दहशतगर्दी के जरिए? देखिए, ये एक मानसिकता भी है जो सिर्फ आज की नहीं है, कि एक समूह है, हम एक ऐसे सभ्यता से आते हैं जहां हमें समझाया जाता है कि एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, एक सत्य है, उस सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं और हर रास्ता जो है जायज है, कि कोई एक रास्ता दूसरे रास्ते से अधिक महान नहीं है। अगर आपसे कुछ भिन्न मत है मेरा, तो वाद विवाद और चर्चा के द्वारा मैं आपको अपने मत तक आपका मत चेंज कर सकता हूं।
पर बलपूर्वक या हिंसा के बल पे मैं आपको अपनी तरफ नहीं लेके आ सकता। यही है आप इतिहास में देख लीजिए, शंकराचार्य जी जो 3 बार दिग्विजय यात्रा में गए और अलग अलग जगहों में जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की, मंडन मिश्रा वगैरह, वो वाद विवाद से उन्होंने अपना पक्ष रखा। पर इसके बिल्कुल विपरीत जो सनातन सभ्यताएं भारत में उपजी, उसके बिल्कुल विपरीत कुछ ऐसी मनोभावनाएं हैं जो बोलती हैं कि माई वे और द हाईवे, मेरा ही रास्ता सही है, जो मेरा रास्ता नहीं मानता है वो उसको अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं, इन्फिडेल्स, पेगन्स, काफिर। और इन लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव करना है, उनका धर्मांतरण जबरन करना है या फिर प्रलोभन देके करना है, उनके जो पूजा स्थल है उनको गिराने हैं, ये कोई मध्यकालीन विचारधारा नहीं है चित्रा जी। हम पूरे विश्व ने देखा कि बामियान बुद्धास को किस तरह लाइव टेलीविजन पे उनका खंडन किया गया। तो ये जो मनोभावना है वो कोई मध्यकालीन नहीं है। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है या बांग्लादेश में जो हो रहा है, वहाँ दोनों जगहों पे जो अल्पसंख्यकों की, खासकर हिंदुओं की जो जनसंख्या वहाँ पे गिरी है, उसका क्या कारण है? तो वो भी हमको, वी हैव टू एड्रेस दैट बुल इन द रूम, द एलिफेंट इन द रूम स्क्वेयरली। उसको गोल मटोल करके यहाँ वहाँ बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट डजंट ऑलवेज हेल्प। और आपने बोला राष्ट्रवादी इतिहासकार, तो आज राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादिता एक गाली सा बन गया है। पर ये विडंबना ये है कि ब्रिटिश सरकार के दौरान भी अब जो उन्होंने इतिहास लिखे, जेम्स मिल नामक एक स्कॉटिश इतिहासकार ने भारत का इतिहास लिखा, भारत के इतिहास को बहुत ही निकृष्ट तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके विपरीत उनको जवाब देते देते महाराष्ट्र से बहुत सारे इतिहासकार एनोनिमसली उन्होंने लिखा, क्योंकि शासन ब्रिटिश का था, उनके खुलेआम से वो विरोध नहीं कर पाए। तो द फर्स्ट हिंदू, द सेकंड हिंदू, एनोनिमसली उनके एक एक पक्ष का खंडन करते हुए उन्होंने एनोनिमस आर्टिकल्स तब के समाचार पत्रों में लिखा। और उसी के द्वारा पहले महाराष्ट्र में और फिर बंगाल में राष्ट्रवादी इतिहास की जो धारा थी वो पनपी थी। आप सर जदुनाथ सरकार ले लीजिए, आरसी मजूमदार, वीके रजवाड़े, भांडारकर, बहुत सारे ऐसे, रघुवीर सिंह, इन सबका एक तबका। विडंबना की बात यह है कि अंग्रेजी शासन में राष्ट्रवादी पक्ष रखने का एक स्वतंत्रता थी, पर स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रवादी इतिहास का पूरे तबके को जिस तरह से कुचला गया और एक ही विचारधारा, जो मार्क्सवादी विचारधारा पे आधारित जो इतिहास लेखन है, उसको खासकर अपने एकेडमिया में, जो विश्वविद्यालयों में और स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की जगह ही नहीं रही। आप पूछ रहे थे कि क्या इसका पुनर्लेखन किया जा सकता है? बिल्कुल। गलतियों की गुंजाइश नहीं होगी उसमें? नहीं, देखिए, जो अतीत में हुआ, अगर हमें वो सब पहले से पता है पूरी तरीके से, तो उसमें संशोधन करने की या मेरे या किसी और इतिहासकार की जरूरत ही क्या है? सबको अगर सब कुछ पता है, तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इस पे पुनर्शोध होते रहना चाहिए। और जैसे जैसे नए नए स्रोत आए, नए नए जो लीड्स आए, ये एक सब्जेक्ट ये डेवलप होता रहेगा। इसमें बदलाव आना इस बहुत ही सहज बात है। पर जो भी बदलाव आएंगे उसको तथ्यों के आधार पे होने चाहिए, न कि रेटोरिक पे या राजनीतिक तौर से प्रेरित होके। लेकिन बार बार यही आरोप लगते हैं कि राजनीतिक तौर से प्रेरित, चाहे वो नेहरू के कालखंड का रहा हो या 2014 के बाद का कालखंड, इन दोनों को अगर तुलनात्मक तौर पर मैं देखूं कि उस दौर का इतिहास अलग तरीके से, हम अगर अपने स्टूडेंट, बहुत सारे समय बच्चे हमारे साथ हैं, हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास, और फिर मौजूदा सरकार पर आरोप लगते हैं कि 2014 के बाद का इतिहास वो अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती है और आप जैसे इतिहासकार उसमें मदद कर रहे हैं। जो इस सरकार के समर्थक हैं वो तो सरकार को आड़े हाथों लेते हैं कि 11 सालों में उन्होंने एक भी पाठ्य पुस्तक का कुछ भी बदलाव नहीं किया। अभी तो किया ना 7वीं के बच्चों, अभी 11 साल के पश्चात। तो एक्चुअली जो काम हो रहा है, देश का माहौल आज बदल गया है। वो 2014 के बाद ये राजनीतिक तौर से शुरू तो हुआ, पर सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो बदलाव आया, मीडिया में जो बदलाव आया, ये पूरी तरह से जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसके थ्रू हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानता। लोगों में एक जन जागरण आया है और उसी के बदौलत हम सब लोग अपना जो प्राइवेट
क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जो संशोधन या लेखन कर रहे हैं, उससे सरकार का कोई सहयोग, ना तो सहयोग है, ना उनके साथ कोई कोलैबोरेशन है। मैं सरकार के किसी भी कमिटी में नहीं हूँ, किसी भी एक पोजीशन में वहाँ नहीं हूँ। तो जो भी काम कर रहे हैं हम प्राइवेटली, और जो खासकर युवाओं की जो आप बात किए, उनमें जो आतुरता है, क्यूरियोसिटी है इसको जानने के लिए, उसी की भरपाई हम कर रहे हैं। और आपने दो कालखंडों का जिक्र किया, नेहरूवादी जो इतिहास और अब का इतिहास। अब का इतिहास अभी भी नेहरूवादी इतिहास ही है जो ऑफिशियल इतिहास भारत का है। तो इसमें चित्रा जी, मुझे लगता है दो तीन विकृतियां मैं गिनना चाहूंगा। एक जो हमारे मूल तक, हमारे जड़ तक जो जाता है, अवर आइडेंटिटी एज अ नेशन, द आइडिया ऑफ इंडिया, जो हम बार बार जिसका जिक्र करते हैं, और ये भी कॉलोनियल मास्टर्स से आया हुआ एक सौगात है हमारे लिए। ब्रिटिश सरकार के एक आईसीएस ऑफिसर के ट्रेनिंग में जॉन स्ट्रेची नामक एक व्यक्ति सबको एक उपदेश देता था, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इंडिया इज दैट देयर नेवर इज एंड देयर नेवर वाज एनीथिंग कॉल्ड इंडिया। तो भारत नाम का कोई राष्ट्र है ही नहीं। अंग्रेजों के आने के बाद इसको एकीकृत किया गया, हमने आपको एजुकेशन दिया, रेलवेज दिया, ये एक घुट्टी हमें पिला दी गई। और हैंड ऑन हार्ट, बहुत सारे जो शिक्षित वर्ग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मानसिकता से आज भी ग्रस्त हैं कि हम तो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, एक रजवाड़ा दूसरे रजवाड़े के साथ। ब्रिटिश के आने के बाद एकीकरण हमारा हुआ, हम लड़ाई तो कर रहे थे। देखिए, बॉर्डर्स बदलते रह सकते हैं। आंध्र प्रदेश जो था 15 साल पहले, आज 2 हिस्सों में बंट गया है। तो बॉर्डर्स बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, पर क्या एक जो राष्ट्र है, आपने अटल जी का बोला कि एक राष्ट्र पुरुष हैं, तो ये जो राष्ट्र है, ये इसमें समानता, इस राष्ट्र के प्रति गौरव, प्रेम, आदर हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं। विष्णु पुराण का जो श्लोक है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतत् भारतम नाम भारती यत्र संतति, उस वर्ष को या देश को जो हिमालय से नीचे और सागर से ऊपर है, उसको हम भारत कहते हैं, और उसकी संतति भारतीय कहलाते हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट एक उदाहरण कि हमें अपने बारे में जो कॉन्शियसनेस थी या नहीं, और क्या चाहिए। हम अपने पूजा के संकल्प भी जब करते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे, तो हम एक सीक्रेट ज्योग्राफी जो है उसको ऑलरेडी अपने आत्मसात कर रहे हैं। जीपीएस है वो हमारा। जीपीएस है हमारा कि हम कहाँ पे बैठे हैं। तो पहला विकृति ये है कि आप लोग एक राष्ट्र ही नहीं थे। तो ये हीन भावना जो आप में तब से भरी जाती है कि हमारे आने के बाद आपकी तो नियति ही है कि बाहर से आए हुए लोगों से आपका शासन हो। आपके सबसे पुराने जो आर्यंस थे वो भी बाहर से आए, संस्कृत बाहर से आया, ऋग्वेद बाहर से आया। आपकी हैसियत ही नहीं है कि आप अपने खुद पे शासन कर सके, कुछ भी कर सके। तो ये जो चीज आज भी हम में है, ये आई थिंक फ्यूचर, जो भविष्य के प्रति हम जब अग्रसर होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा तो कर सकता है। आजादी के बाद क्यों नहीं इस पर काम किया गया? आपने आरोप लगाया कि अगर हम मुगल कालीन वक्त छोड़ दें, अंग्रेजों का छोड़ दें, लेकिन आजादी के बाद, खासतौर से संविधान लिखे जाने के बावजूद, इस पर, इतिहास पर क्यों नहीं काम किया गया? देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों ने खासकर इतिहास लेखन वगैरह में रुचि रखी, उनकी बहुत ही एक संकुचित एक विचारधारा और मानसिकता थी। लेफ्ट की विचारधारा पे आप यहाँ पर सीधा हमला कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी उनका नाम भी ले लिया कि मार्क्सवादी इतिहासकार। तो इसमें एक ढर्रा है कि ऐसे ही हम अपने इतिहास को देखेंगे। हिस्ट्री सीन एज क्लास स्ट्रगल, जो कंटिन्यूटी है एक सभ्यता की, 5000 सालों की सभ्यता की, और एक कंटिन्यूस प्रोग्रेशन डिस्पाइट ऑल द इन्वेजन्स, उसको कहीं नजरअंदाज करके एक दूसरा जो बहुत ही प्रमुख जो चीज है कि वी आर अ नेशन ऑफ लूजर्स, रुचि रखी। उनकी बहुत ही एक संकुचित एक विचारधारा और मानसिकता थी। लेफ्ट की विचारधारा पे आप यहाँ पर सीधा हमला कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी उनका नाम भी ले लिया कि मार्क्सवादी इतिहासकार। तो इसमें एक ढर्रा है कि ऐसे ही हम अपने इतिहास को देखेंगे। हिस्ट्री सीन एज क्लास स्ट्रगल, जो कंटिन्यूटी है एक सभ्यता की, 5000 सालों की सभ्यता की, और एक कंटिन्यूस प्रोग्रेशन डिस्पाइट ऑल द इन्वेजन्स, उसको कहीं नजरअंदाज करके एक दूसरा जो बहुत ही प्रमुख जो चीज है कि वी आर अ नेशन ऑफ लूजर्स,
हमें अपने पाठ्य पुस्तकों में आज भी जिन जिन को अपने इतिहास की कोई भी पाठ्य पुस्तक जो लॉन्ग बैक हमने छोड़ दिए, वो अगर याद करें तो जो युद्ध हमें सिखाए जाते हैं वो एक के बाद एक ऐसे युद्ध हैं जो हम हारे हैं। एक भारत और भारतीयों के तौर पे आप याद कर लीजिए, अरब इन्वेजन ऑफ सिंध हो, तरैन की लड़ाई हो, पानीपत की लड़ाइयां हो, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये पूरी एक श्रृंखला एक ऐसी है जो लड़ाइयां हमने हारी हैं एक देश और एक सभ्यता के तौर पे। पर आज अगर एक सभ्यता, द ओनली प्री ब्रॉन्ज एज इरा सिविलाइजेशन जो आज भी जीवित हैं, हमारी भाषाएं, हमारे पूजा पद्धति, हमारे खान पान, वेशभूषा, इतने सालों के, शताब्दियों के आक्रमणों के बाद भी अगर वो जीवित है तो बेचारे हमारे पूर्वजों ने कुछ तो साहस दिखाया होगा, कुछ तो युद्ध हमने भी जीते होंगे। तो ये सारी चीजें हमको नहीं बताई जाती, इसी वजह से कि हम वही मानसिकता से लेकिन लोग तो वही रहे। अगर एक भारत देश के तौर पर देखें तो लोग तो वही रहे, देश के ही लोग रहे, और उनकी ओर से ये काम नहीं किया गया, ये आपकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब आपके इतिहास की बात होती है तो आप भी तो चुन चुनकर वो सब्जेक्ट लेकर आते हैं जो मौजूदा सरकार को सूट करता है। आप टीपू सुल्तान की मुखालफत करते हैं, आपने उन पर पुस्तक भी लिखी, हालांकि इसको लेकर आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ा, आपके खिलाफ विरोध हो गया था। इसके अलावा वीर सावरकर, आप उनको वीर बताते हैं, लेकिन जब महात्मा गांधी को महात्मा बताने की बात आती है तो फिर आप अपनी जुबान पीछे कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप ज्ञानवापी को लेकर आ जाते हैं, और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर आप तमाम प्रमाण के साथ पुस्तक लिखने बैठ जाते हैं। तो आप तो वही काम कर रहे हैं ना जो मौजूदा सरकार को सूट कर रहा है। चित्रा जी, इतिहास एक ऐसा विषय है जो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई ना कोई उस पे अतिक्रमण करता ही है। जो भी हम विषय लिखें, या तो सत्ता पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग उसका किसी ना किसी तरह से उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग हर चीज कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी चीज पे लिखना ही बंद कर दें। मैंने इनफैक्ट किताब का टाइटल भी वीर सावरकर नहीं लिखा, उसको बस सावरकर लिखा है। तो ये जो नायक खलनायक हम खलनायक बनाम नायक करते हैं, ये सिर्फ आई थिंक ये पॉपुलर डिस्कोर्स, मीडिया, चर्चा, इसमें होता है। इतिहास इससे भी ज्यादा नुआंस्ड है। तो मेरी सारे पुस्तकों में जो आपने बखान किया, मैंने दोनों पक्ष रखे हैं। टीपू सुल्तान के कुछ गुण भी थे, अच्छी चीजें भी उन्होंने की, पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो घातक थी, जिनका आज भी इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है लोगों के मन में। मैं जिस राज्य से आता हूं, कर्नाटका में, तो दोनों पक्षों को रखने का काम एक इतिहासकार करता है। इतिहास जो संस्कृत का शब्द है, इसकी एक्चुअल अगर अनुवाद करें तो ये ऐसे हुआ था, इट दस हैपेंड। तो एक इतिहासकार का काम एक जज, जूरी, प्रोसिक्यूशनर करना नहीं है। जो आर्काइव्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको साझा करना है, उनको लोगों तक पहुंचाना है, और लोग जो हैं वो अपना निर्णय बना ले। मैंने अपने सावरकर के किताब में भी उन्होंने जो तथाकथित याचिकाएं, जिनको माफीनामा कहते हैं, 7 जो याचिकाएं हैं उनको अपेंडिक्स में डाल दिया है, पर उनको एक कॉन्टेक्स्ट में उनको एनालाइज करना है, जो मैंने किया है। वो सब पढ़ने के बाद अगर कोई पाठक अभी भी समझे कि वो एक माफी वीर थे या कायर थे या अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तो वो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी बौद्धिक स्वतंत्रता है। मैं किसी को जबरन या जो मैंने पहले ही कहा, जबरदस्ती से किसी को अपने विचार की ओर लाना भारतीय सभ्यता का काम है ही नहीं। लेकिन सावरकर क्या थे? वीर थे, या जो दूसरा पक्ष उनके ऊपर आरोप लगाता है कि उन्होंने माफी मांगी, वो कायर थे? क्या थे सावरकर? देखिए, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश का सबसे पहला सीक्रेट सोसाइटी, जो गुप्त संस्थाएं थी, जो इटली के मज्जीनी और गैरीबॉल्डी, इनसे प्रेरित होके अभिनव भारत नाम का देश का सबसे पहला सीक्रेट सोसाइटी, जो 1900 ईस्वी में जब कांग्रेस अभी भी अपनी जड़ें जमाने में शुरू हुआ था, तब उन्होंने शुरू किया था। और 5 साल जब लंदन में थे, तब उन्होंने वहां क्रांतिकारी तबके का जो कमान अपने हाथों में संभाला। बहुत सारे लोग, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, मदन लाल ढींगरा, वीवीएस अय्यर, एमपीटी आचार्य, इन सब के साथ मिलके भारत के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता की जो मुहिम छेड़ी थी, वो सावरकर ने की थी। जो सबसे पहले अंग्रेजी जो कपड़े हैं उसका होलिका दहन भी 1905 में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज के छात्र के रूप में पुणे में किया था, जबकि हम
सोचते हैं कि गांधी और जो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, वो चित्र इट गेट्स कोरिलेटेड। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे ज्यादा काला पानी की सजा हुई 50 साल का, 2 लाइफ ट्रांसपोर्टेशन 25-25 साल का, और वहां जिस तरह की अमानवीय यातनाएं उन्होंने सही। तो ये एक ऐसे व्यक्ति पे आज जो इतना सारा काम देश के लिए किया है, जिसने खुद बलिदान दिए हैं, उनके पूरे परिवार ने दिया था, उनकी जो बीवी थी या उनकी सिस्टर इन लॉ थी, सारे लोगों ने, तो उनको उन पे इस तरह का लांछन एक एयर कंडीशन कमरे में बैठ के सर्टिफिकेट्स बांटना कि ये पेट्रियोटिक था, ये नहीं था, ये मुझे लगता है गलत है। और इसमें भी जो विचार की जो लड़ाई है वो तब से थी चित्रा जी, आज की बात नहीं है, कि स्वतंत्रता हासिल करने के 2 अलग रास्ते। एक जो हमें हमेशा बोला गया है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जो अहिंसात्मक तरीके से एक लड़ाई हुई, वो एक चीज है जो हमें पता है। गांधी जी से क्या दिक्कत है आप पर 1857 से लेके 1946 तक सशस्त्र क्रांति की जो अविरल धारा बहती रही, इसमें हजारों लोग जो युवा थे, जिन्होंने जो शहीद हुए, ये कभी भी ये स्टॉप नहीं हुआ, ये कंटिन्यूसली चलता ही रहा। और शायद उसी के वजह से शायद 1946 को आज भी हम नेवल म्यूटिनी ऑफ बॉम्बे कहते हैं, जबकि वो लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए था, क्योंकि उसके 1 हफ्ते बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है देश को स्वतंत्र करने के लिए। तो स्वतंत्रता संग्राम का भी पुनर्आंकलन तथ्यों के आधार पे, न कि रेटोरिक, न कि राजनीति के आधार पे, और इसमें अलग अलग जो प्लेयर्स थे, गांधी हो, नेहरू हो, सावरकर हो, जिन्ना हो, पटेल हो, इन सब का पुनर्आंकलन करना आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि उसी से ये जो आइडिया ऑफ इंडिया का आविर्भाव हुआ, उसका हम आंकलन उससे कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतिहास में हमारे बहुत सारे ऐसे नायक रहे जिनको वो दर्जा नहीं मिला जैसा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू को दिया गया। जी, अब देखिए 2015 में आई थिंक भगत सिंह के जो घर के लोग थे, उन्होंने आपत्ति जताई थी तब की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से, कि आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्य पुस्तकों में उनके जो पूर्वज हैं, भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, बाघा जतिन, इनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट, आतंकवादी का नाम पाठ्य पुस्तक में है। आज का बच्चा, जो अभी आपने बोला कश्मीर में अभी जो हुआ पहलगाम में, टेररिस्ट या आतंकवादी का क्या चित्र है उसके मन में, और आप भगत सिंह को उसी से अगर इक्वेट कर रहे हैं, तो आप सोचिए उनके परिवार के लोगों पे और देश के जनमानस पे क्या बीतती होगी। तो ये एक चीज की, एक ही तबका था जिसने पूरा स्वतंत्रता के संग्राम लड़ा था, और संसद में भी ये बात आई थी जब आई थिंक पिछली लोकसभा में खड़गे साहब ने बोला था कि आपके कुत्तों ने भी इसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। एक ही तबका है, एक ही विचारधारा है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और इसीलिए देश पे शासन करने का भी उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारिता उन्हीं को आती है। दरअसल राहुल गांधी और उनकी पार्टी की ओर से आरएसएस को लेकर कि 1925 में आपका गठन तो हो गया, लेकिन जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो फिर आप लोग उस समय नहीं थे, और आरोप लगते हैं कि आप लोगों ने दूसरे पक्ष का साथ दिया था। आप लोग, मैं आरएसएस का भाग हूं ही नहीं, न कि बीजेपी का भाग हूं। देखिए, आरएसएस तब एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था थी और अभी भी है, तो हर संस्था को देश के आजादी में लड़ाई में भाग लेना है ऐसी जरूरत तो है नहीं। उसके बावजूद अगर मेरी जो किताब है सावरकर पे, इसके दूसरे खंड में आप देखें तो जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रिटिश खुद लिख रहे हैं कि जो आरएसएस है इस पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये सामने से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर इनके मन में हमारे सरकार के प्रति इतनी नफरत है, और ये सरकार हो, सेना हो, इसमें इतने इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं कि अंदर से बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में मिलेंगे आपको। सिमिलरली हिंदू महासभा हो, जो सावरकर कभी आरएसएस के हिस्से थे ही नहीं, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो वो भी समानांतर हम देखते हैं। गांधी जी के साथ उनके विवाद की अक्सर चर्चा होती है, और खासतौर से राहुल गांधी उनकी पार्टी की ओर से किया जाता है कि गांधी उनको पसंद नहीं करते थे। हाँ, दोनों एक दूसरे को शायद पसंद नहीं करते, जो ठीक बात है। अलग अलग आइडियाज ऑफ इंडिया, भारत में कोई भी चीज एक नहीं हो सकता, अलग अलग मत होंगे, अलग अलग देवी देवता होंगे, अलग अलग भाषाएं होंगी। इसी तरह दो
ऑलमोस्ट समानांतर जो विचारधाराएं हैं। आज भी आप संसद में शायद उन दोनों के तैलचित्र जो हैं एक ऑपोजिट टू ईच अदर लगाए गए हैं। शायद नियति का यही है कि दे नेवर मीट, दीज आर टू पोल्स ऑफ हिस्ट्री विच विल नेवर मीट। और इनकी जो वैचारिक मतभेद है वो तब ऑलमोस्ट 1900 से चलती आ रही थी, जब गांधी और सावरकर युवक थे। तो एक बार वो इंडिया हाउस लंदन में मिलते हैं, जहां दशहरे के मौके पे बहुत सारे लोगों का, राष्ट्रवादी लोगों का भाषण वहां हो रहा था। तो गांधी भी उसमें शिरकत लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं राम राज्य की बात कर रहा हूं, मैं हिंसा के बारे में बात नहीं करूंगा, एक आइडियल नेशन क्या होना चाहिए उस पे मैं व्याख्यान करूंगा। उसके बिल्कुल बाद सावरकर मंच पे आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, राम राज्य को भी हासिल करने के लिए राम को जाके रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, खून खराबा हुआ, उसको मार डाला, उसके बाद ही सीता उनके हाथ में आई। वो बैठ के उनके सामने सत्याग्रह नहीं किया कि आप सीता को वापस दे दो, और टायर्ड होके इन्होंने वापस दे दिया। तो और उन्होंने कहा हम ये सारे भाषण जो हैं दशहरे में कर रहे हैं। देवी सप्तशती में चंडी दुर्गा की जो स्तुति अभी हुई, चंडमुंड निषूदिनी, हमारे सारे जो देवी देवता हैं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र क्यों रखे हैं? वो आभूषण थोड़े ही हैं। जो अधर्म है, भगवान कृष्ण ने खुद बोला है कि अधर्मी अगर आपका पिता हो, आपका भाई हो, गुरु हो, जो भी हो, अगर वो अधर्म के साथ है तो उसको मारना आपका धर्म है। तो उनका प्रश्न इनके प्रति यही था कि क्या आप समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार एक अधार्मिक चीज है? अगर है तो उसको निकालने के लिए कोई भी रास्ता, और हिंसा का रास्ता भी जो है वो हमारे धार्मिक पैमाने पे वो सही बैठता है। तो आई थिंक जो वैचारिक मतभेद था वो वहां से शुरू हुआ। और फिर ऑफ कोर्स बाद में जब गांधी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, सावरकर को लगा कि ये इस्लामिक तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट का एक स्टेप था जो देश के विभाजन के लिए एक ऑलमोस्ट बीज बोए गए। तो आई थिंक इन दोनों विषयों पे उन पे काफी मतभेद था, और होना चाहिए सब लोग एक ही रास्ते पे अगर चलें तो ये कैसा एक डेमोक्रेसी है जहां मतभेद नहीं होंगे, वाद विवाद चर्चाएं नहीं होंगी। बिल्कुल, और वो होना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि जो नेहरू गांधी परिवार रहा, उसने समय के हिसाब से अपने हित में या अपने लोगों को लेकर एक तरीके से इतिहास की लेखनी लिखवाई। मौजूदा वक्त में बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाते हैं बाबा साहब आंबेडकर के साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय नहीं किया। उनको किस तरह से आप अपने शब्दों में बताएंगे? देखिए, क्या वहां भी ये सच है? बिल्कुल। अंबेडकर साहब खुद ने कहा कि उन स्वतंत्रता के बाद भी उनको जिस तरह से मंत्रिमंडल में भी उन पे बहुत सारे कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी, और बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया। उनके जब चुनाव लड़ा गया तो उनके खिलाफ भी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ही वो खड़े हुए चुनाव में। और अंबेडकर साहब खुद पार्लियामेंट में कहते थे कि उनका कथन है कि जो संविधान मैंने बनाया है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ उसमें, ये तो पूरी तरह से संविधान का जो स्पिरिट है वो बदल गया है। मैं खुद इस संविधान को जला देना चाहता हूं। ये उनके खुद के वक्तव्य हैं देश के संसद में खड़े होके। तो देश बना भी नहीं था, संविधान आया ही नहीं था, तभी उसमें संशोधन जो हो गए थे उस पे खुद संविधान के निर्माता, उनको किस तरह के आपत्तियां थी वो जाहिर है। और अंबेडकर जी का वो बहुत एक फेमस एक स्पीच है बीबीसी को, जो यूट्यूब में भी आई थिंक अवेलेबल है। उसमें कहते हैं कि वो गांधी को महात्मा नहीं मानते, और बहुत सारे वैचारिक मतभेद उन दोनों में थे, और he was just a blip in the history of the country। अगर कांग्रेस उनका जन्मदिन वगैरह नहीं मनाता तो कोई उनको याद भी नहीं करेंगे, ऐसा अंबेडकर जी खुद अपनी वाणी में वो कह चुके हैं। तो वो ठीक है, उससे कोई वो गद्दार नहीं हो जाते, देशद्रोही नहीं हो जाते। किसी के साथ पक्ष या विपक्ष रखना और उस पे तथ्यों के आधार पे किसी से भिन्न मत रखना, आई थिंक ये बहुत ही एक सहज चीज होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में। और इसी वजह से हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर आज भी जीवंत है और मजबूत हो रहे हैं। समय खत्म हो गया है। आखिरी के एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूं। अगर 5 इतिहासकारों को आपको हटाना पड़े जिन्होंने गलत तरीके से व्याख्या किया और देश को दिग्भ्रमित करने का काम किया, तो वो कौन से लोग होंगे? और इतिहास की चैप्टर से अगर आपको कुछ पन्ने हटाने पड़े तो सरकार को क्या सलाह देंगे? क्योंकि आजकल बहुत सारे पन्ने वो इतिहास की किताबों से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं किसी को हटाना है।
लोगों को हटाना, किताबों को जलाना, ये सब भारतीय सभ्यता के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जो युवक हैं, जो बाकी लोग हैं, पाठक हैं, सबके किताबें पढ़ें और उनको खुद उनके इंटेलिजेंस पे भी हमको थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए कि वो खुद अपनी तरफ से अपना मन बनाएं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लेकिन एक देश का दो इतिहास कैसे हो सकता है? हो सकता है चित्रा जी, इतिहास जो है, हम जब बच्चे थे, एक अंग्रेजी का एक कविता हम पढ़ते थे कि ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। तो एक हाथी आता है एक कमरे में, चार जो अंधे हैं उनको बोला जाता है कि आप इस हाथी को छू के बताइए कि हाथी कैसा है। एक अंधा जो है उसका सूंड पकड़ लेता है और बोलता है हाथी ऐसा है, लंबा है। एक उसका दांत पकड़ के बोलता है हाथी बहुत नुकीला है। जो एक उसका टेल जो है वो पकड़ के बोलता है बहुत ही पतला है। तो सारे लोग अपने अपने व्याख्यान में सही थे, पर एक साथ गलत भी थे, क्योंकि हाथी जो है उन सबके जो डिस्क्रिप्शंस का एक सम ऑफ द पार्ट्स था। इतिहास वो हाथी है, और हम सारे इतिहासकार जो हैं ऐसे ही अंधे लोग हैं जो अपने अपनी क्षमता, अपनी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे हाथों में, वो छू छू के हम बोल रहे हैं कि ये सच है, ये सच है। तो किसी एक पक्ष को फाइनल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इतिहास में अलग अलग ध्वनियां आना जरूरी है। इसीलिए मैं इस सरकार की हो या किसी सरकार, अभी आपने बोला 7वीं कक्षा में मुगलों का पूरा चैप्टर निकाल दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल। हमें वी कैन नॉट विश अवे आवर पास्ट। जो हुआ है हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए हम निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर ये सच बात है तो ये गलत भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद 8वीं में वो आ जाए, वो चैप्टर्स। लोगों को हर चीज, सही गलत, अच्छा बुरा, सब चीजें जाननी चाहिए। मुगल कौन है वो भी जानने हैं, और उन्होंने क्या क्या दुष्कृतियां की, क्या क्या कितने मंदिर तोड़े, औरंगजेब की क्या क्या अत्याचार थी, टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया, ये भी जानना जरूरी है। उसको हटा देना, उस पर लेपापोती करना, ये इतिहास के साथ एक दूसरे तरह का छेड़छाड़ होगा, जो नेहरूवादी इतिहासकार और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने किया। चलिए, बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इतिहास के साथ हमारे जो इतिहासकार हैं वो पूरी तरह से न्याय करें, क्योंकि इतिहास हमें बताता है हम कैसे थे, उससे हम सबक लेकर अपना वर्तमान गढ़ते हैं। और जिस 2047 की हम बात कर रहे हैं, वो इतिहास ही आगे लेकर जाएगा जब सबक सीखेंगे और फिर अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के मंच पर आने के लिए विक्रम संपत जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद चित्रा जी, धन्यवाद।